मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स की सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसमें हमने लगभग 6 लेक्चर्स कर लिए हैं। नेक्स्ट जो कुछ लेक्चर्स अभी बचे हुए हैं वो भी जल्दी 10 दिनों में आएंगे। इससे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारे 6 लेक्चर्स हो चुके हैं उसके MCQ 1 बाय 1 पार्ट्स में हम करते जाएंगे। तो आज है मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स में चैप्टर नंबर 1 का MCQ पार्ट नंबर 1। इसमें 30 क्वेश्चन होंगे। तो हर एक क्वेश्चन करने से पहले आप 2 मिनट का पॉज लीजिएगा, वीडियो को पॉज करें और ख़ुद उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, और उसके बाद में ही वीडियो को ऑन करके हर एक का आंसर आप देखें। इसमें कुल 30 क्वेश्चंस हैं, तो 30 क्वेश्चन में से आपका क्या स्कोर रहता है वो आप खुद इवेलुएट करें और कमेंट बॉक्स में लिखें। तो इसी के साथ ही मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का चैप्टर नंबर 1 के जो MCQs की सीरीज़ है वो हम शुरू करते हैं। आज है पार्ट नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 299 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिक्वायर्स दैट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मस्ट। तो जो आर्टिकल 299 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या कहता है? ऑप्शन ए कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वर्बल एग्रीमेंट है। ऑप्शन बी, ये पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव होना चाहिए। ऑप्शन सी, ये बाय राइटिंग एग्जीक्यूट होना चाहिए बाय द ऑथराइज ऑफिसर्स के द्वारा। और ऑप्शन डी, इसे नोटराइज करना चाहिए कोर्ट के द्वारा। तो आर्टिकल 299 में हमने ये पढ़ा था कि जितने भी एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट, वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें खुद साइन नहीं करते, उसने आगे ये पावर डेलीगेट्स की हुई हैं ऑथराइज ऑफिसर्स को। तो जो ऑथराइज ऑफिसर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पे ऑन द बिहाफ ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो साइन करते हैं, और इस प्रकार इन्हें इन राइटिंग में एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर। तो इसमें जो ऑप्शन सी है, बी एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग बाय द ऑथराइज्ड ऑफिसर, वो मतलब करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, विच फंडामेंटल राइट्स हैव इम्प्लीकेशन फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। कि फंडामेंटल राइट कौन से यूज़ होते हैं पब्लिक प्रोक्योरमेंट में? आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 एंड 19 1G, आर्टिकल 32 ओनली, और आर्टिकल 370। इसका आंसर है आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 19 1G। आर्टिकल 14 हमें बताता है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट में हमने सभी को समान अवसर देना है, मतलब ट्रांसपेरेंसी रखनी है। और आर्टिकल 19(1) का जी हमें बताता है राइट टू ट्रेड, राइट टू बिजनेस के बारे में। तो इस प्रकार ये जो दोनों आर्टिकल हैं 14 और 19(1)G, ये पब्लिक मतलब प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 3, अ मिनिस्ट्री प्रोक्योर स्पेशलाइज इक्विपमेंट नॉट अवेलेबल ऑन द जेम, इट फॉलोज DFPR एंड GFR प्रोविजंस, इज दिस परमिजिबल। किसी मिनिस्ट्री ने कोई स्पेशलाइज जो इक्विपमेंट है वो परचेज़ किया जो कि जेम पर उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसने GFR और DFPR के सारे प्रोविज़न को फॉलो किया, तो क्या ये परमिजिबल है? तो एक बार आप ये चारों ऑप्शन देख लें और फिर मैं इसके आंसर की एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इसमें हमने ये पढ़ा था रूल 149 ऑफ GFR में कि जो भी चीज़ जेम पे उपलब्ध है उसको जेम से ही ख़रीदना ज़रूरी है। लेकिन अगर कोई चीज़ जेम पे उपलब्ध नहीं है, जो रूल 147 है ना GFR का, वो ये कहता था कि अगर कोई चीज़ जेम पे उपलब्ध नहीं है तो उस केस में जो GFR है या फिर DFPR है उसके तहत जो पावर्स हैं वो बटी हुई है सेक्रेटरी और मतलब मिनिस्ट्री में, कि उन्हें फुल पावर, एब्सोल्यूट मतलब पावर है चीज़ें खरीदने की। लेकिन उन्हें जो जितने भी रूल्स हैं DFPR के या GFR के उनको फॉलो करना मत पड़ेगा। तो ये परमिजिबल है। अगर कोई जेम पे चीज़ उपलब्ध नहीं है तो उसे बाहर से खरीद सकते हैं, शर्त ये है कि DFPR और GFR के जो प्रोविजंस हैं वो फॉलो होने चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है, येस, इफ़ गुड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन द जेम एंड रूल्स आर फॉलोड। फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग का है। असर्शन है देयर इज़ नो एक्सक्लूसिव लॉ गवर्निंग पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन द सेंटर गवर्नमेंट, कि कोई भी एकमात्र एक्सक्लूसिव लॉ नहीं बना है सेंटर मतलब गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए। इसका रीज़न क्या है?
कंप्रीहेंसिव रूल एग्जिस्ट इन GFR 2017 एंड DFPR। तो ये बिल्कुल सही बात है कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए कोई भी एकमात्र एक्सक्लूसिव लॉ नहीं है। इसका रीज़न ये है कि कितने सारे ऐसे रूल्स एग्जिस्ट करते हैं जो कि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए ज़रूरी हैं, जैसे GFR है, DFPR है, या RTI है, आगे मतलब कितने सारे ऐसे रूल्स हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन ए, बोथ A एंड R आर ट्रू। R इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। क्वेश्चन नंबर 5, द प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस मैनुअल। तो हमने ये पढ़ा था कि ये जो मैनुअल है ना, ये सिर्फ एक गाइडिंग मतलब एक पोर्टल की तरह काम करता है। ये पूरा का पूरा विवरण नहीं देता है, क्योंकि पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए बहुत सारे रूल हैं। कोई भी एकमात्र कोई ऐसा रूल नहीं बना जो अकेला पब्लिक प्रोक्योरमेंट के लिए बना हो। तो इसलिए ये जो मैनुअल है एक प्रकार की गाइडेंस है। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, सर्व एज ए गाइडिंग पोर्टल हाईलाइटिंग नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 6, विच अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवीजन, इंटरप्रिटेशन एंड क्लैरिफिकेशन ऑफ दिस मैनुअल। तो ये वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है PPD डिवीज़न, पब्लिक पॉलिसी मतलब डिवीज़न इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी। 7th, इफ़ गाइडेंस इज़ नॉट अवेलेबल इन दिस मैनुअल फॉर सर्विस और वर्क्स विच मैनुअल अप्लाई। अगर कोई चीज़ जो है वो वर्क के मैनुअल में या सर्विस के मैनुअल में मिसिंग है तो कौन सी गाइडेंस जो है वो अप्लाई करनी है। तो हमने ये पढ़ा था कि मैनुअल ऑफ गुड जो है वो बेस मैनुअल है। अगर कोई भी चीज़ें दूसरे मैनुअल्स में नहीं है तो जो मैनुअल ऑफ गुड्स की जो चीज़ें हैं, गाइडेंस जो प्रिंसिपल है वो मुटेटिस मुटेंडिस लागू होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। क्वेश्चन नंबर 8, दिस मैनुअल अप्लाइज टू मतलब एटोनोमस बॉडीज़। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि मैनुअल ऑफ गुड उन सभी पे लागू होता है जिनमें GFR का रूल 1 लागू होता है। और GFR का रूल सभी मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, अटैच ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, इवन एटोनोमस बॉडी पे भी लागू होता है, लेकिन उस हद तक जिस हद तक उनके अपने बायस लॉज जो हैं वो नहीं बने हैं। तो इसमें है ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट where government approved bylaws provide separate procurement guidelines. Question number 9, bodies like CPSC may deviate from these मतलब guidelines। कि जो CPSC है वो इस गाइडलाइन से डेविएट मतलब कर सकती हैं, लेकिन इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, अगर उनके जो रूल्स उन्होंने जो खुद के लिए बनाए हैं वो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूव्ड किए गए हों। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इवन इफ प्रोक्योरमेंट अब्रॉड इज डन इन ए करेंसी अदर देन रुपीस करेंसी फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड शैल बी बेस्ड ऑन। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि कोई भी प्रोक्योरमेंट जो है जो अब्रॉड में होती है इंडियन मतलब मिशंस में, उनमें लिमिट वही रहती है, लेकिन फॉरेन करेंसी में उसे चेंज करने के लिए जो IMF है उसने परचेज पैरिटी मतलब रेट्स दिए हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी रेट्स दिए हैं, जिनके आधार पे हम थ्रेशोल्ड लिमिट को निकाल लेते हैं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, INR PPP कन्वर्जन रेट फॉर लोकल करेंसी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ़ IMF डज नॉट पब्लिश PPP कन्वर्जन रेट फॉर लोकल करेंसी देन व्हाट हैपन। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मोस्ट रेलिवेंट करेंसी है कोई मतलब नेबर कंट्री की, उसे हम यूज़ कर लेंगे। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट टू मोस्ट रेलिवेंट करेंसी इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल एडवाइज़र। A project is funded by World Bank under the Investment Project Financing IPF instrument is being executed by Central Ministry. Which procurement procedure applies? तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट है जो वर्ल्ड बैंक, ADB या किसी अदर फाइनेंस किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा फंड किया जाता है तो उनका जो एग्रीमेंट होगा उससे डिसाइड होगा कि कौन से रूल लगेंगे, इंडिया वाले रूल लगेंगे या फॉरेन एजेंसी वाले रूल लगेंगे जो उन्हें फंड कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई IPF इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग से किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा रहा है मतलब इंडिया में, तो उसके लिए क्या है कि जो स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर मतलब बनाया है
ठीक है, वो लगेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। क्वेश्चन नंबर 13, IFA स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर अंडर IPF आर परमिटेड। तो ये बड़ा सिंपल है, रूल 264 ऑफ GFR 2017 में ये परमिट किया गया है कि अगर कोई प्रोजेक्ट IFA मतलब IPF के द्वारा फंड किया जाता है तो उसमें स्पेशल प्रोसीजर लगेगा, जो कि रूल 264 GFR के तहत परमिट किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग, ऑल वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट मस्ट फॉलो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट गाइडलाइंस। तो ये सही है बिल्कुल। दूसरा, IPF फंडेड प्रोजेक्ट फॉलो IFA स्पेसिफिक प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स। ये भी हमने पढ़ा था कि जो IPF है उसके लिए स्पेशल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो IFA का है वो लगेगा, तो ये भी सही है। आ गया प्रोग्राम फॉर रिजल्ट P4R फंडेड प्रोजेक्ट में फॉलो दीज गाइडलाइंस इफ़ एग्रीड इन लीगल एग्रीमेंट। तो ये तीनों के तीनों सही हैं, तो इसका आंसर है 1, 2 एंड 3 ऑप्शन नंबर डी। आ गया 15 क्वेश्चन की जो RBL है, रिजल्ट बेस मतलब लैंडिंग है, एशियन डेवलपमेंट का जो टूल है, या फिर P4R है मतलब प्रोग्राम फॉर रिजल्ट है, उसमें कौन से रूल्स लागू होंगे प्रोजेक्ट पे। तो मैंने अभी ये बताया था कि जो लीगल एग्रीमेंट में लिखा होगा वही प्रोक्योरमेंट जो रूल्स है वो लागू होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर सी है, एप्लीकेशन ऑफ दिस गाइडलाइन इफ़ एक्सप्रेसली एग्रीड इन द लीगल एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर IFA स्पेसिफिक प्रोसीजर। तो सारे के सारे, प्रोग्राम फॉर लैंडिंग है, प्रोग्राम फॉर रिजल्ट है, रिजल्ट बेस्ड लैंडिंग है, इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट मतलब फाइनेंसिंग है, ये सारे के सारे जो प्रोसीजर है वो इसमें लगेंगे जो GFR के 264 के तहत भी परमिट किए गए हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मेन कैटेगरी ऑफ मतलब प्रोक्योरमेंट। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, गुड्स सर्विस और वर्क्स, ऑप्शन नंबर बी। A supplier manufactures machinery in its factory and install it at the procuring entity premises. This is the primary classified as। तो इसमें हमने ये देखना कि मेन काम क्या है। मेन काम यही है कि उसने मशीन बनाई है, मशीनरी। तो मशीनरी क्या है, गुड्स है, तो जो इसमें रूल लगेंगे वो भी गुड्स के लगेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो कंसल्टेंसी सर्विस मैंने कहा था कि ये नॉन मेजरेबल होती है, इसे मेज़र नहीं किया जा सकता, ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन में डिफ़र करती है, हाई इंटेलेक्चुअल इनपुट होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी देखो, इसमें हाई इंटेलेक्चुअल इनपुट, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। कंसीडर नॉन कंसल्टेंसी सर्विस आर रेपिटेटिव एंड रूटीन इन नेचर। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, कंसल्टेंसी सर्विस है प्राइसली मेजरेबल आउटपुट। नहीं, कंसल्टेंसी सर्विस को कभी भी मेज़र नहीं किया जा सकता, ये वन पर्सन से दूसरे पर्सन से डिफ़र करता है, तो दूसरा गलत है। तीसरा, कंसल्टेंसी सर्विस आर नॉन रूटीन इन नेचर, तो ये सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड ए में है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इन केस ऑफ डाउट बिटवीन द गुड्स वर्क एंड सर्विसेज प्रोक्योरमेंट शुड जनरली बी प्रोसेस्ड एज। तो इसमें हमने क्या किया था कि अगर डाउट हुआ कौन सा मैनुअल फॉलो होगा, गुड्स का, वर्क है, सर्विस का, तो उस केस में गुड्स का जो है वो फॉलो होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी गुड्स। इसमें जब हमने इसकी क्लासेस की थी तो उसमें हमने देखा था G ग्रेटर दैन W, W ग्रेटर दैन S, कि पहली प्रायोरिटी गुड्स के मैनुअल को दी जाएगी, दूसरी प्रायोरिटी वर्क्स के मैनुअल में को दी जाएगी, और तीसरी जो प्रायोरिटी है वो सर्विसेज के मैनुअल्स को दी जाएगी। और सर्विस के मैनुअल आगे दो भागों में बटे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस और नॉन कंसल्टेंसी सर्विस। तो उन दोनों में से पहले नॉन कंसल्टेंसी सर्विस को प्रायोरिटी दी जाएगी in case of doubt arise between consultancy and non consultancy services. Question number 22, in case of doubt between the works and services it should be generally possessed है। तो हमने अभी देखा W is greater than S, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर वी वर्क्स। क्वेश्चन नंबर 23, इन केस ऑफ डाउट बिटवीन द कंसल्टेंसी एंड नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज इट शुड बी जनरली ट्रीटेड एज। तो ये हमने अभी पढ़ा कि नॉन कंसल्टेंसी सर्विस का मैनुअल फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, IT प्रोजेक्ट शुड यूजली बी क्लासिफाइड एज।
तो आईटी प्रोजेक्ट जो होते हैं वो उसमें हाई मतलब इंटेलेक्चुअल चाहिए, तो वो कंसल्टेंसी सर्विसेज का पार्ट है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। 25 आईटी प्रोजेक्ट आर ट्रीटेड एज कंसल्टेंसी मतलब प्राइमरीली बिकॉज वहाँ पे एक जो सर्विस होती है वो दूसरे सर्विस से डिफरेंट होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर, डैट इज deliverables vary from one service provider to another. Question number 26 in composite contracts classification depend मत प्राइमरी ऑन। तो इसमें हमने ये किया था कि हमें प्राइमरी इंटेंशन देखना प्रोक्योरमेंट का, जो प्राइमरी इंटेंशन होगा उसी के रूल्स लागू होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 इन केस ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल द फर्स्ट फॉर्मल स्टेप इन्वॉल्व्स। तो प्रोक्योरमेंट साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है नीड की असेसमेंट करना, ये देखना कितना खर्चा आएगा कितना नहीं आएगा, एक्सपेंडिचर को मेज़र करना। तो ऑप्शन नंबर सी डिसीजन टू प्रोक्योर अलोंग विद द एग्जैक्ट और अप्रोक्सीमेट एक्सपेंडिचर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 है पेमेंट अंडर अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट रिक्वायर्ड आईएफडी कंसल्टेशन एक्सेप्ट। किसमें इंटरनल फाइनेंस डिवीज़न की कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देखा था जहाँ पे प्रोक्योरमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा हो वहाँ पे आईएफडी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे शब्द एक्सेप्ट लिखा है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि जहाँ पे पेमेंट 10 करोड़ से ज़्यादा है वहाँ पे जो है आईएफडी कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ऊपर वाले का एक्सेप्शन है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 द शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट पावर्स इज़ प्राइमली इंटेंडेड टू। SOWP क्यों बनाया है? SOWP इसलिए बनाया है ताकि वो जो DFPR है उसके तहत जो पावर डेलीगेट की गई हैं उसमें फर्दर डिटेल्स को ऐड किया जा सके, फर्दर पावर को बांटा जा सके अकॉर्डिंग टू कन्वीनियंस। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी ऐड फर्दर डिटेल टू DFPR डेलीगेशंस बेस्ड ऑन द रिस्क असेसमेंट। तो 30th क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया कि आईएफडी कंसल्टेशन की जरूरत तब पड़ती है जब पेमेंट 10 करोड़ से एक्सीड कर जाती है। एक क्वेश्चन का आंसर आप भी दो कमेंट बॉक्स में कि ये जो मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है ये किस डिपार्टमेंट के द्वारा पब्लिश किया गया और किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये पब्लिश किया गया। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो कि जो मैनुअल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है वो किस डिपार्टमेंट ने पब्लिश किया और वो डिपार्टमेंट किस मिनिस्ट्री के अंडर है। अब हम मिलेंगे इसके सेकंड पार्ट में।